तो चलिए आज हम बात करते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के शाहकार आग का दरिया की। ये कहानी एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है। सोचें जरा, क्या हो अगर जिस दुनिया को आप अपना घर समझते हैं वही आपको पराया कर दे, तब आपकी शिनाख्त क्या रह जाती है। ये नॉवल इसी बेचैन कर देने वाली तलाश को बयान करता है जो शदीद सियासी तब्दीलियों के दौर में पैदा होती है। कहानी का मरकज है चंपा, और उस पर यह एकदम से चौंका देने वाला इंकिशाफ होता है कि जिस जमीन को वो हमेशा से अपना घर समझती थी वही उसे अब अजनबी मानने लगी है। इसकी अपनी पहचान एक सवालिया निशान बनकर रह गई है। हालांकि वो उसी सकाफत में पली बड़ी है, उसकी जड़ें यहीं हैं, लेकिन फिर भी ये अजनबियत का एहसास बढ़ता ही जा रहा है। ये ताल्लुक और शनाख्त का एक ऐसा बुहरान है जो उसे अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है। तो चंपा का ये जो ज़ाती बुहरान है, ये सिर्फ उसका अपना नहीं था। असल में उसके इर्द गिर्द नज़रियात की एक पूरी जंग चल रही थी और वो बेचारी उसके बीचों बीच खड़ी थी। वो कौमी तराना भी गाती है, यहाँ की तहजीब को दिल से अपनाया भी है, लेकिन फिर भी उसे बार बार यह एहसास दिलाया जाता है कि भाई तुम्हारी वफादारी तो बटी हुई है, तुम्हें किसी एक तरफ तो होना पड़ेगा। और इस अंदरूनी कशमकश के दौरान बाहर की आवाज़ें और भी ज़्यादा शोर मचाने लगती हैं। हर कोई अपनी दलील लेकर आ रहा है, उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और हर आवाज़ पहले से ज़्यादा ताकतवर लगती है। इनमें से पहली आवाज़ जो हम सुनते हैं वो है कमाल की, जो एक मुमताज़ मुस्लिम शनाख्त की बुनियाद पर सियासत की बात करता है। कमाल का नज़रिया क्या है? उसका मानना है कि हिंदू ज़्यादा चालाक है। वो कहता है कि मुसलमान का वतन तो सारी दुनिया है, और इसके ख्याल में पाकिस्तान ही मुसलमानों की बका का वाहिद रास्ता है। यानी इसके लिए सियासत सीधी सीधी मुराद और ताकत हासिल करने का खेल है। अच्छा, कमाल के इस नज़रिए के बिल्कुल दूसरी तरफ एक और आवाज़ है, प्रोफेसर की आवाज़, जो शनाख्ती सियासत को बिल्कुल रद्द करते हैं। वो एक ऐसी कौम का ख्वाब देखते हैं जिसकी बुनियाद ताकत नहीं बल्कि खालिस मोहब्बत और इंसानियत पर हो। और यही तो चंपा की सबसे बड़ी उलझन है। वो दो ऐसी सच्चाइयों के बीच में फंस गई है जो अपनी अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे की बिल्कुल जिद भी हैं। तो ये जो नज़रियाती जंग है, ये कोई आज की बात नहीं है। इसको तो सदियों पुराने मसल्ला माजी से हवा दी जा रही है। यहाँ आकर ना तारीख एक हथियार बन जाती है। माजी के वाक़यात को अपनी मर्जी से चुनकर हाल की लड़ाइयों के लिए सबूत बनाया जाता है, चाहे वो सोमनाथ का किस्सा हो या फिर अंग्रेज़ों का दौर जिसने नफ़रत की एक और तह चढ़ा दी। तारीख का ये सारा बोझ चंपा को बिल्कुल तोड़ देता है, और वो मजबूर होकर पूछती है, बताओ मैं किस किस से नफ़रत करूं? आखिर उसकी अपनी कहानी के हीरो कौन है और विलन कौन? अब जब सियासत और तारीख के ये सारे सवाल चंपा को घेर लेते हैं ना, तब इसका एक दोस्त गौतम सामने आता है, और वो उसकी पूरी जिद्दोजहद को एक बिल्कुल ही अलग जाविये से देखता है। गौतम बड़ी बड़ी सियासी बहसों को एक तरफ रखता है और सीधा कहता है, चंपा जी आपका प्रॉब्लम बेहद जाती है, यानी उसकी अजियत की जड़ कहीं और ही है। वो कहता है कि चंपा का बुहरान सियासी है ही नहीं, ये तो ज़ाती है, और वो इसकी उलझन को दो हिस्सों में बांट देता है। पहला, भैया साहब के लिए उसकी गहरी मोहब्बत, और दूसरा, ये सारे नज़रियात और लफ्ज़ों का शोर जो उसके इर्द गिर्द है। गौतम का ख्याल ये है कि कभी कभी हम लोग बड़े बड़े नज़रियात को, बड़ी बड़ी सियासी बहसों को अपनी ज़ाती उलझनों और एहसासात से बचने के लिए एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या चंपा की ये जो सियासी बेचैनी है, ये दरअसल भैया साहब के लिए उसके अपने ज़ाती जज्बात का ही एक अक्स है? और आखिर में चंपा खुद को इस सारी बहस से, इस सारे शोर से बिल्कुल अलग थलग महसूस करती है। उसे लगता है जैसे वो किसी गैलरी में खड़ी है, और उसकी ज़िंदगी के लोग, उनके नज़रियात, सब एक परेड की तरह उसके सामने से बस गुजरते जा रहे हैं। तो चंपा का ये सफ़र हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब दुनिया हमसे कहे कि कोई एक साइड चुन लो, तो तब क्या होता है जब हमारा दिल कहीं और ही अटका हो। रियासत की सियासत को रूह के एहसासात से मिला देने की असल कीमत क्या है?